हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगेन बता दें, इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन किया गया उसको एक बार ज़रूर सब लोग देख लोगे, समझ लोगे, तभी ये वीडियो देखना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज के कारण एक पॉइंट पे क्या होता है, तो हम एक यूनिट कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करते हैं वही वर्क डन इसका पोटेंशियल है। इट मीन्स भी ए, इट मीन्स पोटेंशियल एट ए पता करना है, और वो होता क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू है। इट मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक ये जो पूरा पाथ है चार्ज पार्टिकल का, उसको हम इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट में बांट देते हैं, जिसमें एक डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पी क्यू लेते हैं उसके पाथ में, जिसके का डिस्प्लेसमेंट हम dx कंसीडर करते हैं। तो अब इस p पॉइंट पे अगर हम बात करें +1 कूलम्ब चार्ज को ला रहे हैं, तो अगर वो +1 कूलम्ब चार्ज p पे है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस के कारण अवे डायरेक्शन में लगेगा, ये E रहेगा, और जो dx डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्शन में, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम p टू q E डॉट dx करेंगे, तो E और dx वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि P से Q तक लाने में ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ। तो वो हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू E डॉट dx। अब सब लोग ये समझोगे कि एग्जैक्टली वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो हम यहाँ पे E क्यों लिखे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली E जो है वो फोर्स ही है, लेकिन वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट कूलम्ब चार्ज है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिखे हैं। तो अब इसके बाद हम लिख सकते हैं E dx cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। इट मींस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट कूलम्ब चार्ज फ्रॉम P to Q is -E dx. So total work done in bringing the unit coulomb charge from infinity to A के लिए अगर हम इसी को इंटीग्रेट कर लें -E dx, अब x वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये यूनिट कूलम्ब चार्ज इंफिनिटी पे होता तो x का वैल्यू इंफिनिटी होता, तो लोअर लिमिट इंफिनिटी, और अगर ये यूनिट कूलम्ब चार्ज फाइनली A पे पहुंच जाएगा तो x का वैल्यू r हो जाएगा। इट मींस r। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, और E है क्या, तो E इज व्हाट, तो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पे हम E डिफाइन किए हैं, तो P गिवन चार्ज कैपिटल Q से x डिस्टेंस पे है, तो E का वैल्यू होगा Q अपॉन 4πε0 x²। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो दैट विल बी माइनस, बाहर ले लें, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 x² dx फ्रॉम इंफिनिटी टू R। अब Q अपॉन 4πε0 कांस्टेंट है, तो Q अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंफिनिटी टू R, और 1/x² का इंटीग्रेशन सबको पता है -1/x होता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन -1/x होगा, एक माइनस पहले से है तो उसको प्लस कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 1/x दैट इज इंफिनिटी टू R। इट मींस Q डिवाइडेड बाय 4πε0 1/R माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी का वैल्यू 0। इट मींस Q अपॉन 4πε0 R। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R मिल गया। तो अगर हम इसको समझें
कि किसी भी चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए तो सिंपल इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और यही क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए। और यही है मेन फार्मूला, सबको माइंड में रखना है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ये तो था पॉइंट चार्ज के कारण, और अगर इसकी हम बात करें तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन पोटेंशियल के इक्वल है। तो ये जो है पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट है, सोचो अगर हम एक पार्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल अब हम इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करके उनका स्केलर एडिशन कर लेंगे। यहां पे वेक्टर एडिशन अप्लाई करने का कोई टेंशन नहीं है कि क्योंकि वेक्टर एडिशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, ऐसा वो भी सिंपल ही है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी रख दें, बस डिस्टेंस मैटर करता है कि वो कितने डिस्टेंस पे है, और उसके बाद सिंपल स्केलर एडिशन करना होगा। तो अगर मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अप्लाई करना है तो हम इंडिविजुअल के कारण उस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेंगे और उन सब का सिंपल स्केलर एडिशन होगा। स्केलर एडिशन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे। मेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मतलब है ये कैसे आ गया उससे मतलब है, और पॉइंट चार्ज के कारण जिसको हम मल्टीपल चार्जेस के कारण जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं वो लिख देते हैं सिंपल स्टेटमेंट। उसको समझने के लिए कुछ नहीं है, बस सिंपल स्टेटमेंट लिख लेना है। ये सब लोग नोट डाउन कर लो। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस है वो क्या होगा, तो ए पॉइंट पे इन डिफरेंट चार्जेस के कारण टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए। तो हम इस पॉइंट पे Q1, Q2, Q3, Qn इंडिविजुअल चार्जेस के कारण पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ऐड करेंगे। तो VA इट मींस टोटल पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q1 दैट इज V1, पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q2 दैट इज V2, पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q3 दैट इज V3 and potential at A due to M it means dot 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 Vn। तो अब अगर इसी को सिंपल एक्सप्रेशन में लिखना चाहो तो VA is equal to V1 V2 V3 Vn, it means V1 is equal to K Q1 divided by R1, this is K Q2 divided by R2 plus K Q3 divided by R3 up to KQ divided by Rn। तो दिस इज सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम इसी का एक एप्लीकेशन भी तुमको दिखाएंगे और जस्ट एक कैलकुलेशन भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए तुमसे पूछा जा सकता है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे, मतलब हम एक्सिस और इक्वेटर पे वो पॉइंट नहीं ले रहे हैं, हम वो रैंडम कोई भी पॉइंट लेंगे उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। और अगर एक्सिस और इक्वेटर पे फाइंड करना होगा तो हम उसके लिए स्पेशल केस में स्टडी कर लेंगे। तो अब ये सोचो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जैक्टली होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सिस्टम है। इट मींस अगर एक Q है तो दूसरा माइनस Q होगा। तो अब उस डाइपोल के कारण एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए। तो हम दोनों चार्जेस इट मींस प्लस Q और माइनस Q के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर लेने के बाद उन दोनों को ऐड कर देंगे। इट मींस स्केलर एडिशन है, वो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। और अगेन बता दें यहाँ पे ऐड करना है स्केलर, वेक्टर ऐड नहीं करना है कि जो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में वेक्टर वाले में थोड़ा बहुत कंपोनेंट लेते हैं फिर कैंसिल करते हैं, वो करना था। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल स्केलर एडिशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेन डायग्राम से समझना है, डेरिवेशन बाकी तो मैथमेटिक्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन डायग्राम समझना है, कंसंट्रेट करोगे सब लोग। तो हम एक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं। वो डाइपोल कुछ इस तरह से, दो चार्जेस हैं, एक माइनस Q और एक प्लस Q। इसका सेंटर है O और इसको नाम रख दें दिस इज A एंड दिस इज B, और
इस डाइपोल का लेंथ हम 2a कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके सेंटर से इट मींस एक पॉइंट ले लेते हैं रैंडम यहां पे, जिस ये पॉइंट P है और यहीं पे पोटेंशियल फाइंड करना है। इट मींस वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट P। तो अब इस केस में इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन, और ये जो गिवन है इट मींस यहां से इसका ये जो है R1 गिवन है। अब ये जो है इसको ओरिजिन सेलेक्ट कर लो सब लोग, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है ये, सॉरी ये R ले लो और इसको R1 और ये R2, और ये R1 वेक्टर सॉरी R वेक्टर इधर की तरफ है, और डेफिनेटली ये पता हो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, -q से +q की तरफ। तो ये डाइपोल मोमेंट इसका हम P ले लेते हैं, P इसका नाम नहीं लेते हैं, कुछ और नाम M ले लेते हैं। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमको फाइंड करना है, ये मेन डायग्राम समझना। अब P और R वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। R वेक्टर इज व्हाट, तो R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ point M at which we have to find the electrostatic potential with respect to the center of the electric dipole which is considered at the origin। मतलब इसको origin सेलेक्ट किए हैं और उसके कारण से इट मींस डाइपोल के कारण से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए। तो अब अगर ये डायग्राम क्लियर हो तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हम इस +q के कारण यहां पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे और इस -q के कारण यहां पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन एक और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो यहां पे हम अप्लाई करें, जब भी अगर हम किसी का फार्मूला वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमेशा उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसी क्वांटिटी के फॉर्म में होना चाहिए जो क्वांटिटी गिवन हो। तो अगर हम इस पॉइंट पे इसके कारण से पोटेंशियल फाइंड करें तो वो R1 का यूज होगा, इट मींस +q डिवाइडेड बाय 4πε0 R1, और इसके लिए -q डिवाइडेड बाय 4πε0 R2। R1 और R2 तो गिवन ही नहीं है, गिवन क्या है, तो R इट मींस R वेक्टर ये और ये थीटा गिवन है और P गिवन है गिवन कंडीशन में, मतलब डाइपोल का लेंथ इट मींस 2a, ये -q +q थीटा R गिवन है, ये R1 एंड R2 नहीं गिवन है। लेकिन हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए R1 एंड R2 खुद से सेलेक्ट करते हैं। तो जब भी हम किसी भी फॉर्मूले के कैलकुलेशन में जब खुद से कोई सिलेक्शन करते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, तो उस फॉर्म में हम कभी भी फाइनल रिजल्ट को नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन है वो थोड़ा लेंदी इसलिए भी हो जाता है ताकि हम जो रिजल्ट फाइंड करें वो गिवन क्वांटिटी के फॉर्म में हो, इट मींस -q +q R और थीटा के टर्म में हो। तो सबसे पहले इस M पॉइंट पे B के कारण इट मींस +q के कारण पोटेंशियल क्या होगा वो देखते हैं। तो हम अगर Vm लिखें पोटेंशियल एट पॉइंट M, डायरेक्ट इसके कारण से इट मींस +q के कारण से आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 4πε0 R1, और फिर इसके कारण से इट मींस -q के कारण से that will be plus it means -q divided by 4πε0 R2। तो इसको हम अगर लिखें कॉमन लेकर के, तो कॉमन लेने के बाद यहां से आ सकता है q इंटू ये तो 1/4πε0 k का वैल्यू होता है, तो kq कॉमन ले लें तो 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। तो यहां से जो R1 और R2 का वैल्यू है, अब मेरा मेन एम होगा उसको गिवन क्वांटिटी R थीटा P उस फॉर्म में लिखना, और उसी में जस्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो यहां पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का कोसाइन फार्मूला। अगर ट्रिगोनोमेट्री का कोसाइन फार्मूला याद हो तो वो हम लिख रहे हैं यहां पे। सपोज एक ट्रायंगल है ABC और A वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल a, b और ये स्मॉल c है। तो इस केस में अगर हम फार्मूला लिखना चाहें कोसाइन फार्मूला, तो कोसाइन फार्मूला क्या होता है वो देखना, a² इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस 2bc cos a, ये फार्मूला होता है। या फिर a² ये हो गया, अगर b² लिखना तो b² इज इक्वल टू a² प्लस c² माइनस 2ac cos b होता है। तो मैं अगर हम ये लिखना चाहें
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b। तो सेम इसमें अब ध्यान देना, जो हम यूज करने वाले हैं R1 के लिए, जो आर और थीटा के टर्म में लिख सकें। तो इस ट्रायंगल में देखोगे, इट मींस इन ट्रायंगल OBM, तो इन ट्रायंगल OBM सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसके लिए अगर हम लिखें R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो दैट इज R1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR cos, सॉरी माइनस 2AR cos थीटा, ये लिख सकते हैं। तो अब ये तो हो गया इस ट्रायंगल में। अब इसी को सॉल्व करते हैं ताकि 1/R1 का वैल्यू फाइंड कर सकें। तो 1/R1 के लिए सिंपल, हम यहां से 1/R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मेन हमको फाइंड, याद रखना टारगेट क्या है, 1/R1 का वैल्यू फाइंड करना। तो R1 स्क्वायर का हमको वैल्यू मिल गया। तो 1/R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा, ये मिल गया। तो फिर यहां से 1/R1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा टू दी पावर -1। अब ये 1/R1 स्क्वायर है, 1/R1 करें तो ये पावर में -1/2 यहां चला जाएगा। अब यहां से अगेन इंपॉर्टेंट टर्म 1/R1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है उसके बारे में मेन है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोसाइन फार्मूला समझोगे, खास करके वो जिसका मैथमेटिक्स नहीं होगा 11th में, तो उसको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ये फार्मूला को समझने की कोशिश करो, कोसाइन फार्मूला हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अगर मेन ये आ जाएगा, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स का फार्मूला है, हम यहाँ से आगे अप्लाई कर लेंगे। तो हम चाहेंगे यहाँ से खुद से, ये तो फाइंड कर लोगे, ये R1 आ गया। अगर तुम सिमिलरली देखोगे तो 1/R2 का वैल्यू क्या आएगा, ये देखो। तो 1/R2 में, तो इस केस में अगर यहां से R2 स्क्वायर का वैल्यू लिखें, तो इसमें देखना R2 स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है। तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR cos 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है वो है 180 डिग्री माइनस थीटा। इट मीन्स हम यहां लिख रहे हैं R2 स्क्वायर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो नोट डाउन कर लेना। नाउ R2 स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR cos 180 डिग्री माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। तो यहां से 1/R2 अगर करोगे तो इसी के हेल्प से हम जस्ट लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा टू दी पावर -1/2। तो ये 1/R1 और 1/R2 का हमको वैल्यू मिला। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, अब इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम भी अप्लाई करने का सोचेंगे। कैसे अप्लाई करना है पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन और बड़ा होने वाला है। तो अब इसमें ये तो सब लोग अगर नोट डाउन कर लिए हो, तो अब देखना हम केवल इस टर्म को अब सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/R1 हम एक को करेंगे और दूसरा तुम लोग समझ जाओगे। तो 1/R1 इज इक्वल टू, ये जो अंदर में है इसके अंदर हम R स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं इसी के अंदर में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2A/R cos थीटा होल टू दी पावर -1/2। तो अब यहां से ये आ जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू, अब ये पावर -1/2 इसमें करेंगे तो 1/R इंटू ए स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2A/R cos थीटा टू दी पावर -1/2। अब समझना, ए जो क्वांटिटी है वो ए होता है और R जो है ये डिस्टेंस होता है। तो A/R एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, और जब A/R एक स्मॉल क्वांटिटी है तो उस केस में, और A/R स्मॉल क्वांटिटी क्यों, क्योंकि A इज लेस देन R, तो
तो इट मीन्स a बाई आर इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इस केस में a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को कैंसिल कर लेंगे, और जब ये कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल करने का मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं कि कैंसिल कर लेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देना है। और जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 बाई आर वन इज इक्वल टू 1 बाई आर 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा टू दी पावर माइनस 1 बाई 2। अब ये याद होगा बाइनोमियल थ्योरम में 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स होता है। इट मीन्स ये फॉर्मूला अगर सबको याद हो बाइनोमियल थ्योरम में हम यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस एन एक्स वेयर x इज वेरी स्मॉल। अगर x एक बहुत छोटा स्मॉल क्वांटिटी है तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, ये जो है वो x का वैल्यू है और ये जो है वो n का वैल्यू है। तो हम यहाँ से 1 बाई आर वन इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा इंटू माइनस 1 बाई 2 लिखेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, इट मीन्स 1 बाई आर इंटू 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। तो यहां से 1 बाई आर वन का जो वैल्यू मिला 1 बाई आर इंटू 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। तो अब डायरेक्ट 1 बाई आर वन का वैल्यू हम पुट कर लेंगे वहां पे, और फिर 1 बाई आर टू का वैल्यू सिमिलरली 1 माइनस ए बाई आर कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, अब हम यहीं पे पुट लिख दे रहे हैं। तो 1 बाई आर वन हमको मिल जाएगा 1 बाई आर इंटू 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा, एंड सिमिलरली 1 बाई आर टू इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू 1 माइनस ए बाई आर कॉस थीटा। तो हम बोले थे कि R1 और R2 का वैल्यू गिवन टर्म में लिखेंगे, और गिवन क्या है, A गिवन होगा, R गिवन होगा, थीटा गिवन होता है। तो 1 बाई आर वन 1 बाई आर टू हमको मिल गया। अब बस हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और फाइनल पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करेंगे। बस मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है इसमें। सो पोटेंशियल इट मीन्स Vm that is equal to KQ into 1 by R1। तो 1 by R1 is equal to, इसको हम अंदर ले जाकर के कर रहे हैं, 1 by R plus A by R square cos थीटा। फिर ये करेंगे माइनस, तो इट मीन्स माइनस 1 by R plus A by R square cos थीटा। ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल, तो आ जाएगा KQ into a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, 2a हो जाएगा। तो अब यहां से KQ इंटू 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इट मीन्स दैट विल बी KP इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो हमको मिला पोटेंशियल एट पॉइंट M मिला। अब अगर हम इसी को डिफाइन करें और आगे, तो ये P कॉस थीटा पे कॉन्सेंट्रेट करना। हम r वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं r कैप। तो अगर हम यहां से p cos थीटा की बात करें तो p cos थीटा को हम p वेक्टर डॉट r कैप लिख सकते हैं, क्योंकि p वेक्टर डॉट r कैप मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r कैप इंटू cos थीटा, क्योंकि एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड r कैप इज थीटा है। इट मीन्स p इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो p cos थीटा इसको लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से जो पोटेंशियल मिला डाइपोल के कारण वो मिल गया k इंटू पी डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर आर कैप के बारे में पूछा जाए तो ये क्या है, आर कैप इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू द गिवन पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर सेंटर ऑफ द डाइपोल यहां लिए हैं तो इस पॉइंट से M पॉइंट की तरफ R कैप एक यूनिट वेक्टर होगा। तो ये पोटेंशियल एट पॉइंट M मिल गया। तो ये जनरल हमको मिला। अब अगर हम बात करें स्पेशल केस की, कि अगर हमको पोटेंशियल एट एक्सिस फाइंड करना हो, तो एक्सिस के लिए जो थीटा है वो हो जाएगा 0, और जब थीटा 0 हो जाएगा तो इस केस में जो आर कैप इट मीन्स पी आर कॉस पी इंटू 1 इंटू कॉस थीटा है, इट मीन्स केवल p बच जाएगा। तो हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एट एक्सिस इज इक्वल टू दैट इज KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे थीटा 90 होता है। अगर इसके तुम ठीक इक्वेटर पे चले आओ तो थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो
तो cos थीटा इट मीन्स cos 90 0, पोटेंशियल एट इक्वेटर इज इक्वल टू 0। तो ये हमको मिल गया है स्पेशल केस में पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज के पी बाई आर स्क्वायर, वेयर पी इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इक्वेटर पे हमेशा जीरो होगा। ये याद रखना है कि इक्वेटर पे हमेशा जीरो, और एक्सिस पे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये था सिंपल, एक समझ लो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लो एक बार करने के बाद, क्योंकि हम बहुत बार लिखे हैं मिटाए हैं, तो एक बार कंप्लीट सब लोग वीडियो को पॉज करके जहाँ भी तुमको लगे वहाँ से नोट डाउन कर लो, और एक बार जब कंप्लीट हो जाए खुद से बिना देखे हुए एक बार करो। अगर हो जाए तो समझ लो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इसमें जो मैथमेटिक्स यूज होने वाला है वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसका, कि आखिर ये जो पोटेंशियल वगैरह फाइंड कर रहे हैं, तो आखिर ये पोटेंशियल किसी भी क्वेश्चन में ये फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन समझना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक डाइपोल प्लेस किया गया है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जिसमें नेगेटिव चार्ज -10 माइक्रोकूलम -2,0 पर प्लेस्ड है, और पॉजिटिव चार्ज +10 माइक्रोकूलम 2,0 पर प्लेस्ड है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अनदर चार्ज Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम this point A to B. It means what is the amount of work done in moving the charge, from A to B. in moving the charge, तो ये जो चार्ज है that is 5 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोकूलम को ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा ये पता करना है। तो अब सिंपल सोचो, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों इस डाइपोल के इक्वेटर पे है। तो अगर ए और बी दोनों इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर पे ऐसे भी जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल वो जीरो होता है। इट मींस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू जीरो एंड पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल सेम है और बोल सकते हैं वो जीरो है, तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ये लोग ये पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज सिंपल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी जीरो होगा। इसका मतलब डायरेक्टली इस केस में हम लिख देंगे द वर्क डन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो। सो देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अगर इस 5 माइक्रोकूलम चार्ज के बदले कोई और भी चार्ज होता वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो ये सिंपल सा था। इसके बाद हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके आगे अभी पोटेंशियल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, हम धीरे धीरे आएंगे उस पर। तो ये तो हमको पता चल गया कि पोटेंशियल हम एक पॉइंट के कारण कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब कि अगर 2 चार्ज एक साथ रखे गए हैं, 3 चार्ज एक साथ रखे गए हैं, 4 साथ एक साथ रखे गए हैं, तो उन सारे चार्जेस का आपस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो उसको थोड़ा सा अभी थ्योरेटिकली समझो कि सपोज 2 चार्जेस हैं, तो उन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और उस फोर्स के कारण से दोनों एक दूसरे से बाउंडेड होंगे, और जिस एनर्जी से वो बाउंडेड है वही एनर्जी एग्जैक्टली हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका लॉजिक क्या है वो समझना है। मेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे नहीं जाना, मेन लॉजिक। हम ये रटने वाली बात ही नहीं है कि इसका फार्मूला क्या कैलकुलेट करके आएगा, अब वो फार्मूला याद रखेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। वो रटने वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो कि हम सिस्टम ऑफ चार्जेस का
पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। तो ये चाहो तो क्वेश्चन लिखो, मत लिखो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस और ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम टू चार्ज सिस्टम के लिए देखते हैं। मतलब एक सिस्टम में दो ही चार्ज। अब टू चार्ज सिस्टम के लिए क्या है, सपोज एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, उन दोनों को R12 डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है और ये पूछा जा रहा है कि इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, U। तो टू चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो या थ्री चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है वो समझो कि जितने भी चार्जेस हैं वो इमेजिन करो कि वो अपनी पोजीशन पे नहीं है, वो सारे इन्फिनिटी पे हैं। तो जब वो इन्फिनिटी पे हैं तो डेफिनेट है उन चार्जेस का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब सारे चार्जेस को जो जहां पे रखे हुए थे इंडिविजुअली एक एक करके उनको रिस्पेक्टिव पॉइंट पे लाते जाएंगे, मतलब जहां पे वो थे। अब उनको इन्फिनिटी से उसके रिस्पेक्टिव पॉइंट तक लाने में जो टोटल वर्क डन होगा वही टोटल वर्क डन उस पूरे सिस्टम का एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अब यहां पे हम दो चार्ज Q1 और Q2 रखे हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R12। तो इसके लिए हम इमेजिन कर लेंगे कि Q1 और Q2 दोनों अपने पोजीशन पे नहीं है, मतलब ये नाम रख दें A और B। तो A पे Q1 था और Q2 था, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो अब इमेजिन करो कि Q1 इन्फिनिटी पे है और Q2 भी इन्फिनिटी पे है। तो अब अगर Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाएंगे तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन होता है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू दैट चार्ज। तो अगर हम Q1 को A पॉइंट पे ला रहे हैं तो A तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है ही नहीं, यहां पे कोई चार्ज है ही नहीं। तो अगर हम पहला चार्ज Q1 को A पॉइंट पे लाएंगे तो इसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 होगा। समझ सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज at a point is equal to potential at that point into that magnitude of charge। तो अगर यहां पे पहले से कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो Q1 को लाने में किसी भी तरह का कोई वर्क डन नहीं होगा। इट मींस अगर हम Q1 चार्ज को A पे डिपॉजिट करें तो जो फर्स्ट वर्क डन है, इट मींस वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A इज इक्वल टू 0। अब Q2 को, Q1 तो अब खत्म हो गया, अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे आ गया, लेकिन किसी भी तरह का कोई वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन जब हम Q2 को B पॉइंट पे लाएंगे तो अब Q2 को B पॉइंट तक लाने में डेफिनेट है कुछ वर्क डन करना होगा, क्योंकि अब ये B इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस चार्ज के कारण यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा, इट मींस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय, इट मींस KQ1 डिवाइडेड बाय R12। तो अब इसके कारण से इस पॉइंट पे पोटेंशियल है। तो अगर हम Q2 चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे तो वर्क डन इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो एग्जैक्टली अब जो वर्क डन होगा in moving the charge Q2 from infinity to B, that is equal to potential at B into magnitude of charge, so that is KQ1 Q2 divided by R12। तो पहली बार Q1 को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाए तो वर्क डन 0 हुआ, Q2 को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाए, अब सारे आ चुके हैं तो वो वर्क डन KQ1 Q2 by R12 हुआ। तो सो टोटल एनर्जी, potential energy is equal to 0 plus this one, it means KQ1 Q2 divided by R12। तो ये सिंपल समझ लेना है
कि अगर दो चार्ज Q1 एंड Q2 उन दोनों के बीच का सेपरेशन R12 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, सिंपल, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, K इंटू जो कि कांस्टेंट है द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन देम। तो हम आसानी से टू चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। लॉजिक क्या है अगेन बता दें, 2 हो या 3 हो, हम 3 के लिए भी आगे देखेंगे, लॉजिक यही रखेंगे, उन दोनों को पहले इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेंगे। अब 1 बाय 1 उन चार्जेस को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने में जो टोटल वर्क डन होगा वही वर्क डन उस सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब हम देखते हैं 3 चार्ज सिस्टम के लिए। तो 3 चार्ज सिस्टम में अब हम 3 चार्ज ले लें, Q1 Q2 एंड Q3। अब समझ लो, तो अब अगर मान लो 3 चार्ज सिस्टम है Q1 Q2 एंड Q3, Q1 Q2 एंड Q3 देख लेते हैं। अब यहां पे ये Q1 है, ये Q2 है, या फिर यहां पे ले लो Q1 Q2 एंड Q3, इनके बीच का सेपरेशन R12, फिर इसका R13 और इसका R23, नाम है A B एंड C। अब इनका पोटेंशियल एनर्जी U चाहिए, क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करना है वो हम लोग देखते हैं। तो कंसंट्रेट करना आगे। तो अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये तीनों चार्जेस Q1 Q2 Q3 अपनी जगह पे नहीं है, वो सारे के सारे इन्फिनिटी पे हैं। तो अब अगर वो सारे के सारे इन्फिनिटी पे हैं तो ये Q1 Q2 एंड Q3 सब खत्म हो गए। अब ये सारे के सारे Q1 Q2 एंड Q3 इन्फिनिटी पे हैं। तो Q1 को अगर हम ए पॉइंट पे लाएंगे तो डिफिनेट है, पहले से कोई चार्ज नहीं था, तो पहले वाले चार्ज, इट मींस फर्स्ट चार्ज को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने पे वर्क डन 0 होगा। इट मींस यहां पे Q1 आ जाएगा, लेकिन ये Q1 आएगा लेकिन कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अब उसके बाद हम Q2 को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन B पे लाएंगे, तो डिफरेंट है, अब Q1 प्रेजेंट है, तो इस पॉइंट पे Q2 को लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन लिखें तो सिंपल, Q2 यहां पे आया तो दैट विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, ये समझ सकते हो, तो ये Q2 आ गया। मतलब वर्क डन इन मूविंग द सेकंड चार्ज Q2 टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन B इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। अब ये दूसरा चार्ज अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे आ गया। अब अगर हम तीसरा चार्ज Q3 को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन यहां पे लाएं, तो अब ये Q3 को इस पॉइंट पे लाने में इसके कारण से भी यहां पे कुछ पोटेंशियल है और इसके कारण से भी यहां पे कुछ पोटेंशियल है। इट मींस द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q3 टू द पॉइंट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C ड्यू टू दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q3। तो प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q2 एट C, तो दैट विल बी K Q1 डिवाइडेड बाय R13 प्लस K Q2 डिवाइडेड बाय R23। मतलब इस पॉइंट पे इसके कारण से पोटेंशियल और इसके कारण से पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो ये मिल गया फार्मूला K Q1 Q2, मतलब ये सिंपल हो गया। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्ज सिस्टम। तो अगर मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण फाइंड करना हो, हम यही लॉजिक अप्लाई करेंगे और हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक हम इसका क्वेश्चन भी देखते हैं, उसमें ये लॉजिक कैसे अप्लाई करना होगा वो देखेंगे। ये चाहो तो सब लोग नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं एक प्रॉब्लम। अब इसमें है क्या एग्जैक्टली, एक स्क्वायर है ए साइड का और इन चारों वर्टेक्स पे कुछ चार्जेस प्लेस किए गए हैं। इसमें प्लस क्यू है, प्लस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू। अब हमको फाइंड क्या करना है, इन चारों का मतलब 4 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो इन सब को इन्फिनिटी पे इनिशियली कंसीडर करें, जस्ट हम नाम रख दें अगर ए बी सी एंड डी। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले चारों इन्फिनिटी पे था, तो ए पे रखा गया चार्ज अगर इस पोजीशन पे आएगा तो पहला चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं होता, तो हम वो 0 लिखेंगे। अब अगर हम सेकंड चार्ज को लाएंगे, इट मींस इस क्यू को बी पे लाएंगे, तो अब केवल ये वाला चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके कारण से यहां पे जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इनटू दैट चार्ज, इट मींस के क्यू डिवाइडेड बाय ए इनटू क्यू, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद जब तीसरा चार्ज इस माइनस क्यू को इस पॉइंट पे लाएंगे,
तो इस पॉइंट पे लाते समय इन दोनों के कारण यहां पे जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज माइनस क्यू। तो इसके लिए हम लिखते हैं इन दोनों के कारण यहां पे पोटेंशियल, तो पहले इसके कारण यहां पे पोटेंशियल होगा दैट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज √2a, इट मींस √2a। फिर इसके कारण से यहां पे पोटेंशियल तो प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो माइनस क्यू। फिर अगर हम चौथे चार्ज को लाएंगे तो इन तीनों के कारण मतलब ए बी सी पे रखे गए चार्ज के कारण यहां पे जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज माइनस क्यू। तो स्टार्ट करते हैं। ए के कारण डी पे जो पोटेंशियल होगा के क्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस फिर बी पे रखे गए चार्ज के कारण के क्यू डिवाइडेड बाय √2a प्लस फिर इस पे रखे गए चार्ज के कारण माइनस क्यू के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू अब उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो दैट इज माइनस क्यू। अब इसी को सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर के, जो भी करना है यही सिंपल था। तो अब अगर कभी भी मल्टीपल चार्जेस के कारण सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो, सारे चार्जेस को इनिशियली इंफिनिटी पे कंसीडर करोगे और वन बाय वन उन चार्जेस को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अब तुम इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस पोटेंशियल एनर्जी का बना सकते हो। अब इसी में थोड़ा सा डिफरेंट केस हम आगे स्टडी करेंगे कि यहाँ पे जो हम सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे थे वो सिस्टम ऑफ चार्जेस किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था, मतलब पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। अब अगर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई सिस्टम ऑफ चार्ज रखते हैं, मतलब पहले से कोई एक रीजन है जहां पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो अब उन इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीपल चार्जेस 2 चार्जेस 3 चार्जेस 4 चार्जेस का सिस्टम रख दें तो अब उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, जो अभी का केस पढ़े हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं वो क्या है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी of system of charge in external electric field। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज का सिस्टम है, एक है Q1 और एक है Q2 और इनके बीच का सेपरेशन है R1। तो अब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इस 2 चार्ज सिस्टम का इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो प्रोसेस वही होगा, हम Q1 और Q2 को पहले इंफिनिटी पे कंसीडर करेंगे। अब इंफिनिटी पे कंसीडर करें अगर Q1 और Q2 को, तो अगर हम Q1 को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाएं, A पे लाएं, तो डेफिनेट है Q1 को रिस्पेक्टिव पोजीशन A पे लाने में जो वर्क डन होगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अब प्रेजेंट है, तो अब फर्स्ट चार्ज Q1 को लाएंगे तब भी वर्क डन करना होगा, और वो वर्क डन कितना होगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1। तो सपोज E इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण A पे जो पोटेंशियल है वो भी A है और B पे जो पोटेंशियल है वो भी B है। तो वर्क डन इन मूविंग द फर्स्ट चार्ज Q1 टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन A इज इक्वल टू VA इनटू सिंपल भी ये पोटेंशियल इनटू मैग्नीट्यूड, इट मींस Q1 प्लस। अब सेकंड Q2 को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन B पे लाएंगे, तो Q2 को इंफिनिटी से B तक लाने में जो वर्क डन करना होगा, अब वो वर्क डन क्या आएगा तो वो समझना। तो E के कारण जो पोटेंशियल था वो तो भी होगा,
लेकिन Q1 प्रेजेंट है यहां पे, तो अब इस Q1 के कारण B पे कुछ एक्स्ट्रा और पोटेंशियल होगा, तो वो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट B इंटू Q2 करना होगा। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट B VB प्लस पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, तो दैट इज KQ1 डिवाइडेड बाय R12 इंटू सिंपल Q2। ये फाइंड कर सकते हैं। अब अगर ये लॉजिक समझोगे तो अगर 3 चार्ज सिस्टम का करना हो आसानी से कर सकते हो। ये नोट डाउन कर लो, हम उसका भी देखते हैं ना। अब अगर 3 चार्ज सिस्टम, तो 3 चार्ज सिस्टम के लिए सपोज हम यहां पे ले लें एक और थर्ड चार्ज सिस्टम में, दैट इज C, और यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है पोटेंशियल Vc, और यहां पे चार्ज प्रेजेंट है Q3, ये Q2। तो अगेन Q1, Q2, Q3 को इंफिनिटी पे कंसीडर करो, तो 1 by 1 पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम Q1, Q2, Q3 को इंफिनिटी पे ले गए हैं, तो Q1 को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे ले आए A पे, तो जब Q1 यहां पे आएगा तो वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल एट A इंटू Q1, इट मींस VA इंटू Q1 प्लस। अब अगर हम सेकंड Q2 को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाएंगे, तो इस B पॉइंट पे एक तो पहले से पोटेंशियल है VB, और इस Q1 के आ जाने के कारण यहां पे जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है दैट विल बी KQ1 डिवाइडेड बाय R12। वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल, इट मींस टोटल पोटेंशियल ये हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहां Q2 ला रहे हैं, तो Q2 ला रहे हैं, तो ये हो गया। अब थर्ड, तीसरे चार्ज Q3 को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाएंगे, तो डेफिनेट है Q3 पे लाएंगे तो एक तो C का अपना पोटेंशियल Vc है, अब इन दोनों के कारण यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो इसमें भी ऐड कर लेंगे, तो C पॉइंट पे A पे रखे गए चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है KQ1 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज R13 एंड दिस डिस्टेंस इज R23। तो अब यहां Q3 लाते हैं, तो इस Q1 के कारण यहां पे पोटेंशियल KQ1 बाय R13 प्लस, अब इसके कारण KQ2 डिवाइडेड बाय R23। तो ये जो मिला वो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C मिला। तो अब Q3 को यहां पे लाए हैं, तो डेफिनेट है ये Q3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तुम देख रहे होगे कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिस्टम ऑफ चार्जेस का करना है, तो फर्स्ट चार्ज को लाने में भी वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि उस फर्स्ट पॉइंट पे भी जब हम पहला चार्ज लाते हैं तो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ पोटेंशियल प्रेजेंट है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जब बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो आज के लेक्चर के लिए ये समझ लो, बस हम इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। पोटेंशियल जस्ट सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, और डिफरेंट चार्जेस के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पूरा अच्छे से समझ लोगे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, मल्टीपल चार्जेस के कारण, या फिर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं उसके कारण, तब आगे समझना आसान होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।